तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे एक ऐसी वुमेन से आपको मिलवाने वाला हूँ जो भैंसों की फार्मिंग के साथ साथ गाय की भी फार्मिंग करती है। और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि भाई किससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, गाँव की फार्मिंग से या फिर भैंसों की फार्मिंग से। इसमें मैं आपको चारे से रिलेटेड भी जितनी भी समस्या होती है उसका भी सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं इस बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। वेलकम जी, मैंगो डेयरीज कैंपस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम निक्की चौधरी है जी। और हम यहाँ पीलीभीत में पशुपालन कर रहे हैं करीब 10 साल से। अच्छा। और मैंगो डेयरीज की शुरुआत 3 साल पहले हुई, हाँ। जिसमें हम अपना दूध, अपने किसानों का दूध प्रोक्योर करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पनीर, दही, खोया, घी। अच्छा अच्छा, इसमें आने का क्यों डिसीजन लिया? मेरा अपना ये मानना था, हम इतना जब पढ़ लिख चुके हैं तो हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि उस क्षेत्र में जाएं जहाँ पे हमारी जरूरत है। जी। खेती, एग्रीकल्चर और खासकर डेयरी फार्मिंग, हाँ। मुझे ऐसा लगता था इतना पिछड़ा हुआ है जी और इसमें एजुकेटेड लोगों की बहुत जरूरत है। जी, इसलिए मैंने इसको चुना। इसको चुना, ठीक है। जी। तो इसमें यहाँ पे आप ये भैंस पाल रही हैं, प्लस में गाय भी पाल रही हैं साथ के साथ। तो वजह क्या है इन दोनों को पालने की? भैंस मैं लेके आई हूँ गुजरात से, जाफराबादी ब्रीड है, जी जिसको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। जी जी जी। ये दुनिया की सबसे भारी हाँ भैंसों में से आती है। हाँ। और जो इसका फैट कंटेंट है वो भी बहुत दूध अच्छा का जो है। होता है। तो वहाँ के गुजरात के जो कारीगर हैं, हलवाई हैं, वो मिठाई इसी के दूध से बनाते हैं। तो एक मेरे को रिसर्च करनी थी इस ब्रीड पर, जी तो उस क्यूरियोसिटी से मैं इसको लेकर आई। और जब मैं लाई तो वाकई मैंने देखा ये पशु इतना क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जी इतना मजबूत है। जी इसको पालने का, संभालने का एक तो खर्चा बहुत कम है जी। और ओवरऑल ये प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट करता जैसे वहां से आप लेकर आई, गुजरात से आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लेकर आए है। जी पीलीभीत में, वहाँ का क्लाइमेट कुछ हो रहा है, यहाँ का कुछ हो रहा है। सरवाइव अच्छे से करेगी या फिर कुछ ऐसी चीजें आपने यहाँ पे दी आके जो ये यहाँ पे सही से रह पाई? वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट करीब करीब सेम है। अच्छा अच्छा। उतनी ही उमस और उतनी ही गर्मी वहाँ है, उतनी ही यहाँ है। जी। तो ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा अच्छा। और दूसरा मुझे इसमें यही बताइए कि भाई जैसे काउ फार्मिंग करते हैं किसान, बहुत से कर रहे हैं भैंसों से रिलेटेड। तो इसमें आपको क्या बेटर लगता है, आप क्योंकि दोनों कर रहे हैं? मैं दोनों की विशेषताएं बता देती हूँ। जी जो भैंस को हम पालते हैं, मैंने जैसे बताया, जी। अगर देखिए दोनों में ब्रीड अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप गाय पालें चाहे आप भैंस पालें। तो जब आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, हाँ। तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छी ब्रीड का पशु लाएं। जी जी जी। सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, अब हम दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं जानते हैं। देखिए जो भैंस है, मैंने बताया जैसे, हाँ। अगर अच्छी ब्रीड है ना तो वो आपसे ज्यादा खर्चा नहीं कराएगी मैनेजमेंट का, क्योंकि वो नेचुरली बहुत रॉबस्ट होती है, क्लाइमेट रेजिलिएंट होती है और आपको बराबर अच्छा दूध देगी अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है। गाय थोड़ी सी, अगर जिस तरीके का अगर हम पशु देख रहे हैं कमर्शियल डेयरीज पे, वो HF क्रॉस है, जी मतलब जी 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 विदेशी जी जी, नस्ल बिल्कुल आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्योंकि यहाँ का पशु नहीं है तो उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस कम है। हाँ। इस नाते हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ती है, बीमार तो उसपे पड़ती है। पालने हाँ। का खर्चा बढ़ जाता है। जी। दूसरी चीज, गाय को बेचना बहुत कठिन है। हाँ, गाय की कोई बिक्री नहीं है। सही कह रहे हैं। अगर गाय बीमार हो जाए, दूध देना बंद कर दे, तो आप उसको, उसकी कोई कीमत नहीं ले सकते। भैंस के साथ ऐसा नहीं है। हाँ। तो फार्मर के लिहाज से भैंस पालन ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा बेटर है। तो मैम मुझे ये बताइए, जो भी कोई काम करता है स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टी भी काफी आती है हमको, तो उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया? हम लोगों ने जब डेयरी फार्मिंग शुरू की तो हम लोगों को अनुभव नहीं था पशुपालन का। जी। और दूसरी समस्या ये, जैसे मैंने कहा, ये पशुपालन, डेयरी फार्मिंग बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ सेक्टर है कंट्री में। तो हमारे इस पूरे इलाके में, ज्योग्राफी में, खासकर यूपी की बात करें, हाँ। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल डेयरी फार्म था भी नहीं, जिससे हम समझ सकें, सीख सकें और अपने नॉलेज को पूरा कर सके। तो उसके लिए दो ही स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, पंजाब और हरियाणा में करनाल। तो हम लोग लगातार वहीं के डेयरी फार्मर्स के पास विजिट करते थे,
वहाँ पे कैसे डेयरी फार्मिंग होती है, जी। कैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे ब्रीड डेवलपमेंट होता है। जी। वहाँ पर हमने लगातार 2-3 साल बहुत ट्रैवलिंग की और इस चीज को समझा। जी। दूसरी बहुत बड़ी परेशानी थी कि हमने दूध का प्रोडक्शन जब शुरू किया, जी। तो प्रोडक्शन तो हमने शुरू कर दिया, हाँ। लेकिन जब बिक्री पे बात आई तो यहाँ पे कोई खरीदार नहीं था। ओहो, फिर जिसको हम दूध बेच सकें। फिर उसके बाद तो अब ये समस्या फिर हमने और इसको स्टडी किया, तो छोटे छोटे जो हमारे पशुपालक थे उनके सामने भी यही समस्या थी। तो इसीलिए फिर हमने कहा कि इस चैलेंज को भी हम खुद ही लेते हैं और हमने अपनी क्रीमरी सेटअप की जी। और प्रोसेसिंग यूनिट बनाई। फिर हमने मैंगो डेयरीज की फाउंडेशन रखी जी। और खुद हमने अपना दूध और अपने किसान भाइयों का दूध लेकर उसका वैल्यू एडिशन करना शुरू किया। सही। और दही, पनीर, खोया, घी बनाना शुरू किया। जैसे आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे कि मैं पंजाब गई, फिर उसके बाद हरियाणा करनाल में गई, तो यहाँ पे आप इनको न्यूट्रिशन में क्या क्या दे रहे हैं? जी, हम यहाँ पर अभी तो जैसे हमने मक्का का साइलेज जी बनाना शुरू किया इस साल, जी। तो मक्का का साइलेज हम देते हैं जी। जिसकी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है, एनर्जी काफी हाई रहती है। जी जी जी। और दूसरा यहाँ पे ठंड में हम मक्खन घास, बाजरा, जी, जई, ड्राई मैटर पूरा करने के लिए थोड़ा सा व्हीट स्ट्रॉ मतलब भूसा जी, और दाने में हम मक्का का ग्रेन, सरसों की खल, इस तरीके से न्यूट्रिशन पूरा। तो मैं मुझे ये बताइए, जैसे आप साइलेज यहाँ पे यूज करते हैं, तो साइलेज में जैसे होती है हमारी मक्का, जब हम उसको लाके गिरते हैं, मतलब कि कोई भी हम जैसे हरा चारा डालते हैं लाके, तो उसमें हमारा न्यूट्रिशन भरपूर होता है। जब हम साइलेज बनाते हैं, इसको काफी टाइम तक स्टॉक करके रखते हैं, तो इसमें वो एज इट इज रहता है या फिर खत्म हो जाता है? जब आप फ्रेश चारा खेत से लाते हैं ना जी, तो उसका भी एक ग्राफ होता है। हाँ। प्रतिदिन आप देखेंगे कि वो ग्राफ पीक पे जाता है। हाँ। और फिर धीरे धीरे उस खड़े खेत की भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है। बिल्कुल, हाँ, जैसे जैसे वो हरा होता है वैसे वैसे पीला सा भी होता जाता है। जी। तो साइलेज की खूबी ये है कि जब हमारी मक्का बिल्कुल पीक न्यूट्रिशन पे है, हाँ, उस समय उसको हम काट लेते हैं, जी, चॉप कर लेते हैं, जी, साइलो बैग्स में भर के जी, और उसको साइलेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम न्यूट्रिशन को प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, वहीं पे रोक देते हैं और वो ऐसे ही बना रहता है। और ऐसा ही इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? वैसे 1 साल तक की मानी जाती है, बाकी आपके रख रखाव। हम किस तरीके से रख रहे हैं, ड्राई है या, हाँ सही बात है। तो इसमें जैसे मक्का का ही बनता है या फिर अलग अलग उसका बनता है ये चारे का? देखिए, ये मक्का का भी बनता है, ये बाजरे का भी बनता है, जी, जई का भी बनता है, नेपियर का भी बनता है। तो हम लोग अब आने वाले सीजन में ठंड के नेपियर का, जई का और गन्ने का बनाएंगे। गन्ने का बनाएंगे। इसकी जो बनने की प्रक्रिया है उसके बारे में मुझे समझाइए आप प्लीज। तो ये हमारा साइलेज मेकिंग सेटअप है। जी मैम। और ये हमारी साइलेज मेकिंग मशीन है जी, 4D। जी। और इसमें हम लोग जो खड़े खेत से मक्का काट के लाते हैं जी, उसको इसमें डालते हैं। यही मशीन चॉपिंग भी करती है और ये 4 सिलेंडर्स दिए हुए हैं इसमें। हाँ जी, 30-30 किलो के बैग हम लोग इसमें फिट कर देते हैं। जी। तो ये चॉप करके मक्का को इन 30 किलो के बैगों में पैक कर देती है। तो एट अ टाइम 30, 60, 90, 120 किलो साइलेज पैक हो जाता है इसमें। और पैक करके इसको प्रॉपरली बंद करना होता है, एयर टाइट करना होता है, ताकि मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए। हाँ जी, मॉइस्चर इसमें ना रह जाए, वरना फंगस का खतरा रहता है। और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी रहे। कब तक चलता है जैसे शेल्फ लाइफ? अगर हम इसको अच्छे से रखते हैं तो ये 1 साल तक चल सकता है। अच्छा, तो जैसे ये नेपियर है, आप मक्का बता रही हैं जी, और इसमें मतलब अलग अलग तरीके से हम अपना अलग अलग साइलेज बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत आसानी से, बहुत आराम से। जी। तो मैम जैसे ये हमारे बैग हैं 30-30 किलो के, जब हम इसको यूज कर लेते हैं जी, तो हमारे पास पॉलिथीन बचती है ये, फिर जी, क्या इनका फिर से रीयूज किया जा सकता है? हाँ जी, देखिए, जो हमने जो बैग्स लिए हुए हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं जी। और इसमें जो क्वालिटी ये है उसके हिसाब से 3 से 4 बार हम लोग यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। करीब ये 18 रुपए का हमें एक बैग पड़ता है। अच्छा, 30 किलो का। अच्छा अच्छा। तो मैम मुझे ये बताइए, जैसे आपको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने ये भी देखा कि भाई जो फार्मर हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, 10 से 12 साल तो टिक ही नहीं पाते, 2 से 4 साल के अंदर ही वे बंद कर देते हैं फार्म। उसका रीजन बताइए क्या होता है? इस क्षेत्र में भी बहुत सारे डेयरी फार्म्स खुले थे। बड़ी दुख की बात है कि तमाम फार्म्स यहाँ पर बंद हो गए। जी जी। और उसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें से
एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगा यहाँ इस क्षेत्र में तो यही था जी कि खरीदार कोई नहीं था। दूध का खरीदार नहीं था, कोई मिल्क प्रोसेसर नहीं था। जी मार्केटिंग में किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी दूध की। जी दूसरा नॉलेज का अभाव, जैसे मैंने आपको बताया। जी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होता है, कैटल मैनेजमेंट क्या है, जी कैसे हमें पशुपालन अच्छा करना चाहिए कि गाय बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे और अच्छा दूध देती रहे, जी उसकी नॉलेज की बहुत बड़ी कमी है। तीसरा, ब्रीड डेवलपमेंट। एक अच्छी ब्रीड ना होना जी आपके डेयरी फार्म पर, उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो ये 3 सबसे बड़े कारण। बिल्कुल। और चौथी सबसे बड़ी कमी जो हमने देखी वो है चारे की सही व्यवस्था ना जी हो पाना। जी जी तो हमने बहुत दिन देखा कि 2-2 महीने तक पता चला हरा चारा दे ही नहीं रहे हैं, खाली भूसे पे हम अपने पशुओं को पाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आप एनिमल हेल्थ लूज कर देते हैं, जिससे मिल्क भी कम और पशु की हेल्थ भी कम, खराब, ब्रीडिंग में इश्यूज आने लगते हैं, दूध का प्रोडक्शन नहीं रहता। जी 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 और वहां पे नुकसान होने। बिल्कुल। दूसरा, ये स्ट्रक्चर के बारे में बताइए जो आपने बनाया हुआ है, किस तरीके से अगर फार्मर बनाना चाह रहा है उसको बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे बेसिक और पहली चीज है कि आप शेड इस हिसाब का बनाए कि एनिमल आराम से कंफर्टेबली रह सके। अच्छा। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इस तरीके से बनाया कि हमारी, देखिए, पानी की चरें हैं जी, एनिमल फ्रीली मूव करता है। बिल्कुल हमने बिल्कुल इसको रस्सी से नहीं बांधा हुआ जी, फ्री मूवमेंट है। बिल्कुल हमने खुला हुआ है। थोड़ा सा ये इधर पक्का किया हुआ है जहाँ पे खड़े होके पशु खाता है। हाँ, उधर आप पीछे देखेंगे हमने कच्चा भी छोड़ा हुआ है जहाँ वो बहुत आराम से बैठ सकता है। जी बिल्कुल। उसको बैठने में दिक्कत नहीं आएगी, उसके थनों में इन्फेक्शन नहीं होगा। और हमने व्यवस्था ये भी दी हुई है कि पशु आराम से जाके पॉन्ड में बैठ के अपना नहा सके। बिल्कुल, हाँ, वो रिलैक्स फील कर सके। और फिर और हमारे शेड में फॉगर्स भी हैं, वैसे तो पंखे भी हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होने पर थोड़ी देर के लिए हम लोग चला देते हैं। जी जी जी। और किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा समस्या आती है किसानों को डेयरी फार्मिंग में, वो पशु चारा से रिलेटेड ही आती है कि भाई वो प्रबंध नहीं कर पाता उसका। तो इसका आज के टाइम में ये साइलेज जो है बहुत ही अच्छा एक समाधान आया है, जो कोई भी किसान इसको अपने यहाँ पे लाके कर सकता है, जो बेस्ट है आज के टाइम में। क्योंकि स्टोर तो हमारा रहता ही है, साथ के साथ इसमें हमारा न्यूट्रिशन भी प्रॉपर बना रहता है। तो इस वीडियो के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और किसान भाइयों, इस वीडियो को उसके पास जरूर शेयर करें जो डेयरी फार्मिंग करना चाहता है। अगर आपने भी इससे कुछ सीखा है तो कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।